ನಮಸ್ತೆ, ಜಿಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತಾನಮ್ಮ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬರುವ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿರವರು ಬಡ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಜೆಂಡಾ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 45 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ಲಕ್ಷ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ 8 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ RS ಪಾಟೀಲ್ ಕುಚಬಾಳ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕವಟಗಿ, ಸುರೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. मीडिया के सभी बंधुओं का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जी की सरकार फिर से चुनकर आएगी और कर्नाटक की जनता ये डबल इंजन सरकार को ही प्राधान्य देगी। जैसा हम जानते हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा लाया और आज उसका लाभ डबल इंजन सरकार के कारण कर्नाटक को भी मिला है। करीब करीब 55 लाख घरों में कर्नाटक के शौचालय बना है। 45 लाख से ज़्यादा घरों में पीने का पानी पहुंचा है। 25 लाख लोग जो खुद के मकान में नहीं रहते थे उनको मकान, घर मिला है। महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है और हमारे किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना से मोदी जी 6,000 रुपये देते हैं, तो वही हमारी कर्नाटक की सरकार भी 4,000 रुपये से 10,000 रुपया देने वाली ये अनोखी सरकार है। आज कर्नाटक की सरकार ने विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार से उनको एजुकेशन मिले, इस दृष्टि से कई प्रकार की स्कॉलरशिप शुरू की है और हमारी जो BPL की महिलाएं हैं उनको भी 2,000 रुपया दिया जा रहा है और विशेष रूप से समाज के जो क्या है इससे सोशल जस्टिस को नीचे तक ले जाने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और कांग्रेस की जो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, केवल माइनॉरिटी अपीजमेंट कर कर चुनकर आना, इस प्रकार की जो उनकी पॉलिसी रही है वो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं है। हम सभी को विकास चाहते हैं, सबको साथ में लेकर जाना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास ये मोदी जी ने नारा दिया है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और इसलिए वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लड़ाई की है और मुझे लगता है कि जो फैसला मुंबई जी की सरकार ने लिया है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का फैसला है। आज हमारे इस विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बसनगौड़ा पाटिल जी जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता है और बहुत पॉपुलर है, लोगों में उनके प्रति बहुत प्रेम भाव है। मेरा विश्वास है कि वो तो रिकॉर्ड वोटों से चुनकर आएंगे, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर इन सीटों को जीतेगी, क्योंकि कर्नाटक का मन बना है कि बीजेपी के साथ जाना है और कर्नाटक के लोग बीजेपी को चुनकर देंगे, ये मेरा विश्वास है। जो आरोप लग रहा है कि जो कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि 40% कमीशन लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी ने उसका रिप्लाई तक नहीं किया, जवाब देने का उनका जरूरी नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि वो करप्शन के फेवर में है। क्या बोलते हैं? देखिए, कांग्रेस ने आज तक एक भी सबूत नहीं दिया। कांग्रेस की आदत है आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने पिछले 9 सालों में मोदी जी पर भी आरोप लगाकर देखा, एक सबूत वो दे नहीं पाए। कांग्रेस वाले इसलिए बौखलाए, हमारे नहीं, महाराष्ट्र में कोई चेंज नहीं है। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे जी है वही सीएम है, चुनाव तक भी वही सीएम रहेंगे, चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। आपका अरे भाई, कर्नाटक का पूछिए, छोड़ दीजिए। आप आए पहली बार, इसलिए तो हमें पूछना पड़ा है। चर्चा का विषय ऐसा है कि मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया, बाकी जो चीजें चल रही है वो चीजें मीडिया में। जी, आप कुछ पूछ रहे? सर, महाराष्ट्र के बहुत सारे बॉर्डर्स में जो कनाडिगा लोग रहते हैं, वहाँ से वो लोग इधर कर्नाटक में आना चाहते हैं, तो उनको फैसिलिटी नहीं मिल रहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। आप इसके बारे में क्या बोलते? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी देती है, कर्नाटक अपनी फैसिलिटी देती है, और जो मुद्दा है वो तो कोई आज का नहीं है। तो आप चुनाव के समय उस मुद्दे को क्यों उछालना चाहते हो? तो कर्नाटक में विमा क्यों जारी कर रहे हैं? मराठी भाषा। देखिए, वो भी आप जो कह रहे हैं ये हमारी सरकार के समय नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार जब कर्नाटक में थी और कांग्रेस की सरकार जब महाराष्ट्र में थी, उस समय हुआ ये। उसका हमने पत्र भी जारी कर दिया है। कर्नाटकमधल्या मराठी भाषिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना देण्याचे कारण काय होतं? कारण इथं ऑलरेडी अनेक योजना आहेत। मी मगाशी पण सांगितलं, हा आदेश जेव्हा कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार होतं तेव्हा निघालेला आदेश आहे। त्यामुळे आज निकालेला आदेश नहीं है। सरकार बीजेपी का वही बीजेपी सरकार है यहाँ भी, लेकिन हर नए मुद्दे पे फिर बेलगाम का इशू उठाते हैं, जबकि महाजन कमेटी की रिपोर्ट क्लियर हो है कि बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा है, तो क्यों बार बार मुद्दा उठाया जाता है बेलगाम का? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। देखिए, ये कोई आज उठा है? ये कोई आज का विषय है? ये तो सालों से चल रहा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसलिए इसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जब चलती है उस समय उसके ऊपर चर्चा करना ये योग्य नहीं होता। सर, विश्व कन्नड़ सम्मेलन में रहे तो आप विरोध करते हैं। बेलगाम में विश्व कन्नड़ सम्मेलन करे तो आप? कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। एमईएस वाले बेलगाम में करार दिन आचरण। देखिए, हम तो बीजेपी है, आप एमईएस को पूछिए, हम तो बीजेपी है। आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में, वही बोल रहे हैं। ये एक आरोप है कि आप सपोर्ट करते हैं। ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेलगांव में चुनाव लड़ रही है और हमारे खिलाफ कौन कौन लड़ रहा है आपको पता है, उनके भी उम्मीदवार है। बॉर्डर के मुद्दे पर अमित शाह जी ने कहा है कोई कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ
ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ತದನಂತರ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಡೋಬ್ಲೆ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಮನದಿಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅವರು 2 ದಿವಸದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ, ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.